So basically, financial planning. We are talking about financial planning, but when we talk about financial planning, there are few contents that we talk about. जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज इस सेशन में. So हम लोग बात करेंगे कि exactly planning important क्यों है, how planning can eradicate the problems of your life. Alright. फिर हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग के कंटेंट्स क्या है, किस तरह से एक फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू एक आदमी अपनी छोटी सी इनकम के साथ भी, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं. देखिए, आपने देखा होगा इन योर लाइफ हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मीडियोकर इनकम रेंज में होते हैं, लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ बहुत बैलेंस तरीके से जी जाते हैं. और हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जो बहुत हाई फाई इनकम रेंज में होते हैं, बट उनकी पूरी लाइफ के अंदर टर्बुलेंस फुल होती है. राइट, वो कभी भी एक पीसफुल रिटायरमेंट, पीसफुल एजुकेशन प्रोसेस में, या फिर वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को पीसफुल नहीं एंजॉय कर पाते. रीजन है दे आर नॉट प्लान्ड. आप कितना ज्यादा कमाते हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपके जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे. इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप जितना कमाते हैं उसको किस तरह से मैनेज करते हैं. दैट मेक एंश्योर कि आप फाइनेंशियली कितने कंफर्टेबल रहेंगे और आपके फाइनेंशियल गोल किस तरह से अचीव होंगे. देन वी विल टॉक अबाउट द फाइनेंशियल पिरामिड. फाइनेंशियल प्लानिंग का पिरामिड क्या है, हम फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और मिसकंसेप्शन को भी समझेंगे कि जनरली बहुत सारे लोग जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी है, गलत धारणाएं भी है. उनको लगता है कि शायद ऐसा है तो फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता है, या फाइनेंशियल प्लानिंग इसको करनी चाहिए. ऑलराइट, विल डिस्कस ऑल दीज एस्पेक्ट्स. सो देखिए, जैसे हम लोग, मैंने कहा कि प्लानिंग का मतलब, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. ऑलराइट, सो ये एक एग्जांपल ये है कि एक व्यक्ति है जो एक ट्री की ब्रांच पे बैठा है और उसी ब्रांच को काटने की कोशिश कर रहा है. इफ ही इज नॉट प्लान, वो ये मिस्टेक कर सकता है. तो हो सकता है जहां वो बैठा है, जहां उसको सपोर्ट की आवश्यकता है, वहीं पे वो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है जो उसको गिरने के लिए मजबूर करेगा. ऐसा हम जनरल लाइफ में भी बहुत बार देखते हैं. ऑलराइट, तो दिस आर 5 P's ऑफ प्लानिंग. दिस शुड बी द प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर एंड द परफॉर्मेंस. इसको 5 P's में हम लोग डिवाइड करते हैं. और प्लानिंग मींस लुकिंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड. ऑलराइट, तो जनरली जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है. प्लानिंग होती है मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी एक प्लानिंग हो सकती है, मेरे बेटे के एजुकेशन का भी एक प्लान होता है. रिसेंटली आई एम प्लानिंग टू टेक एडमिशन ऑफ माय डॉटर इनटू ए स्कूल, है ना. तो उसके लिए एक पूरा प्लानिंग प्रोसेस चल रहा है. मेरे घर से डिस्टेंस कितना होगा, फीस कितना बजट होगा, ट्रांसपोर्टेशन का, स्कूल का प्रोसेस कैसा है, सिस्टम कैसा है, सिबलिंग डिस्काउंट मिलता है कि नहीं मिलता है, आई एम एलिजिबल फॉर सिबलिंग डिस्काउंट और नॉट. तो ये सब प्लानिंग का पार्ट होगा. अदरवाइज क्या होगा, आई फाइंड आउट स्कूल जो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पता लगे मेरे घर से उसकी दूरी 2 घंटे की है, तो पता लगेगा स्कूल तो बहुत अच्छा था, बट आई वेस्ट माई चाइल्ड टाइम, क्योंकि 4 घंटे 5 घंटे का उसका टाइम इरोड हो रहा है और उसकी वजह से मेरा कॉस्ट भी एस्केलेट हो गया है. ऑलराइट, देन प्लानिंग फॉर अ वोकेशन. आपको किसी छुट्टी पे भी जाना है, आपको किसी ट्रैवलिंग का भी गोल है, उसके लिए भी आपका प्लानिंग इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अपना बजट को बनाते हैं, टाइम को बनाते हैं, किस व्हीकल से जाना है. अब सोचिए आपको यहाँ से यूएस जाना है, तो आपके पास ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे व्हीकल हो सकते हैं. आप बाय प्लेन जा सकते हैं, बाय शिप जा सकते हैं, आप ट्रेन एक रूट हो सकता है, आप बाय कार जा सकते हैं, आप बाय 2 व्हीलर जा सकते हैं. तो ऑब्वियसली हम सब लोग सेलेक्ट करेंगे कि हम लोग बाय एयरप्लेन से जाएंगे, क्योंकि इट विल टेक लेसर ऑफ टाइम एंड इट इज मोर कंफर्टेबल टू रीच एट दैट लोकेशन विद इन टाइम. लेकिन अगर मुझे अपने घर के बगल वाली लोकेशन पे जाना है तो ऑब्वियसली मैं प्लेन भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन उसको सेलेक्ट नहीं करूंगा. दिस इज व्हाट द प्लानिंग इज. सो likewise we have planning for our financial planning. All right, तो फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ और नहीं है. फाइनेंशियल प्लानिंग इज अल्टीमेटली मीटिंग योर लाइफ गोल थ्रू द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ योर फाइनेंसेस. अल्टीमेटली फाइनेंशियल प्लानिंग का भी मतलब ये है कि मैं अपने जो फ्यूचर्स के फाइनेंशियल गोल्स हैं, जिसके लिए मुझे एक पैसे की आवश्यकता है, उस गोल को एडवांस में मैं नरेट कर लेता हूं कि भाई बच्चा है तो एजुकेशन होगी, मैरिज होगी, आपका रिटायरमेंट आएगा, आपको घर खरीदना है. ऑलराइट, इसके अलावा आपको वोकेशन पे जाना है, आपको 5 साल बाद गाड़ी खरीदनी है. तो जब आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले आप अपने गोल को आइडेंटिफाई करते हैं. जब गोल को आप आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत छोटा और बहुत सिंपल डिस्कशन लग रहा होगा आपको, बट यही सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और सबसे प्रॉब्लमेटिक है.
क्योंकि जनरली लोग अपने गोल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते विद इन टाइम, और अगर आइडेंटिफाई भी करते हैं तो उसकी सही कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो जब हम गोल कैलकुलेट करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस गोल का टाइम फ्रेम कितना है। तो लेट सपोज अगर मुझे घर खरीदना है, तो मुझे कितने समय बाद घर खरीदना है, आफ्टर 10 ईयर, 5 ईयर और 20 ईयर्स। अगर मुझे ये पता लग गया कि मुझे घर खरीदना है और 20 ईयर्स बाद खरीदना है, देन आई कैन कैलकुलेट द कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो मैं आज करंट का कॉस्ट एज्यूम करूंगा कि आज अगर वो मुझे घर खरीदना है उस साइज का, तो उसका आज का क्या खर्चा होगा। आफ्टर 20 ईयर्स किस तरह का इन्फ्लेशन है घर में या रियल एस्टेट में या उस तरह की प्रॉपर्टी में। सेम मुझे अगर बच्चे की हायर एजुकेशन देखना है, जो 5 साल का मेरा बेटा है 15 साल बाद हायर एजुकेशन के लिए जाएगा, तो लेट सपोज अगर आज वो हायर एजुकेशन की कॉस्ट करता है तो क्या खर्च आएगा, और आफ्टर 15-20 ईयर्स बाद क्या आएगा। इट्स इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट। तो सबसे पहले हम गोल को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है हम अपने गोल को नरेट कर पाते हैं। आज आप सोचिए, अपने आप से डिस्कस कीजिए, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ने हमारी हायर एजुकेशन के गोल को कहीं नरेट किया था और एग्जैक्टली उन्होंने कैलकुलेट किया था कि 15-20 साल बाद इतना पैसा चाहिए और उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग किया था। चूंकि ऐसा नहीं होता था और जनरली लोग ऐसा नहीं करते हैं, उस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो गोल सामने खड़ा होता है तब हम लोग अल्टरनेट ऑप्शन देख रहे होते हैं और इमीडिएट सॉल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम अकर। तब हम या तो इमीडिएट लोन लेने चले जाते हैं, या उधार मांगते हैं, या जो हमारे असेट्स थे, जो लॉन्ग टर्म के असेट्स थे, जो किसी और पर्पस के लिए थे, उसको डाइल्यूट कर देते हैं, बेच देते हैं, और इसकी वजह से मेरी लाइफ में फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बट अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो ये प्रोविजनिंग आप पहले ही कर सकते हैं, और एग्जैक्टली आप ये देख सकते हैं कि जो गोल आप सोच रहे हैं, जिस तरह का एजुकेशन या घर आप सोच रहे हैं, क्या उसके लिए आपकी करंट इनकम और उससे बचाई हुई रकम सेविंग सफिशिएंट है, और आज इस सेविंग को किस असेट क्लास में आप लगाएं या किस रेट ऑफ रिटर्न से आप ग्रो करें, तो ये गोल अचीव हो जाएगा। इट इज सो सिंपल, बट एग्जीक्यूशन डिफिकल्ट है। सो देखिए, हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग 3 बकेट में उसको डिवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ बकेट स्ट्रेटेजी, जो पीटर लिंच ने भी कहा है, जो दुनिया के इन्वेस्टमेंट गुरु माने गए हैं। इवन जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर आज की डेट में माना जाता है, वॉरेन बफेट को, उनके भी वो गुरु थे पीटर लिंच। उन्होंने कहा है कि इट्स अ बकेट स्ट्रेटेजी, यानी कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट और अपने गोल्स को पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली उनके लिए प्लान करना पड़ेगा। तो जब हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसका पिरामिड ये बोलता है हमें कि सबसे पहले हमें अपना वेल्थ प्रोटेक्शन का प्लान करना चाहिए। वेल्थ प्रोटेक्शन का मतलब कि आज अगर मेरे पास 100 रुपीज की सेविंग है या 100 रुपीज की वेल्थ है, तो हाउ टू प्रोटेक्ट दिस 100 रुपीज फर्स्ट। क्योंकि अगर यही रोड हो गया तो मैं वेल्थ कैसे बनाऊंगा, क्योंकि इसी इनकम से या इसी सेविंग से तो मुझे आगे ग्रो करना है लाइफ में। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन की बात होती है, वेल्थ प्रोटेक्शन के प्लानिंग और प्रोविजनिंग किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन का, कि ठीक है, जो मेरे पास करंट इनकम है या करंट सेविंग्स है या वेल्थ है, उससे मैं और फर्दर वेल्थ कैसे बना सकता हूं। सेकेंड, जो मेरे फ्यूचर कैश इनफ्लोज है, यानी मेरी इनकम है, वो सैलरी से हो सकती है, बिजनेस से हो सकती है, पैसिव हो सकती है, एक्टिव हो सकती है, उस इनकम से मैं नेक्स्ट वेल्थ कैसे अप्रिशिएट करूंगा और क्रिएट करूंगा। और देन तो उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। देन थर्ड इज वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम ये प्लान करते हैं कि आगे इस वेल्थ को जो हमने बनाया है, तो जनरली हम लोग 30 साल से लेके 55-60 साल तक जो रिटायरमेंट एज होता है, उसमें हम वेल्थ को क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये 20 से 25 साल होते हैं हमारे पास जब हम इनकम को जनरेट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उससे एक टाइम आता है जब हम उस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि अगली जनरेशन को ट्रांसफर होता है, गोल का एक्सपेंडिचर्स होता है, उस तरह से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इन तीनों स्टेज का अलग अलग प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है। ऐसा नहीं होता है कि वेल्थ क्रिएशन भी वही इंस्ट्रूमेंट कर रहा है और वेल्थ प्रोटेक्शन भी वही कर रहा है। ये तो वैसा ही हो जाएगा कि मुझे चाहे यूएस जाना है तो भी मैं प्लेन लेके जा रहा हूँ, और मुझे अगर घर के बगल में जाना है तो भी मैं प्लेन लेके खड़ा हूँ। तो दोनों डेस्टिनेशन प्लेन से नहीं हो सकते हैं, व्हीकल डिफर करना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट द प्लानिंग इज। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑलराइट, तो ये 4 स्टेप में हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसेस को डिवाइड करते हैं।
तो सबसे पहले जब हम फाइनेंशियल प्लान करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उनके लिए डाटा कलेक्शन करते हैं। हम देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली आपका करंट सिचुएशन क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंडिचर्स क्या है, आपके गोल्स क्या है, आप अगर मैरिड हैं तो आपके कितने बच्चे हैं, एजुकेशन का स्टेटस क्या है, आपका रिटायरमेंट का स्टेटस क्या है, आपका घर का स्टेटस क्या है, ऑलराइट, एंड करंट सिनेरियोस का एनालिसिस करते हैं, यानी कि मीटिंग होता है। अब वो वर्चुअल हो सकता है और वो फिजिकल हो सकता है। सेकेंड इज फिर प्लान बनता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज डाटा, कि आपका इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, आपके गोल्स क्या है, कितने गोल्स हैं आपके, उन गोल्स का टाइम फ्रेम क्या है, उसके बेसिस पे हम एक प्लान ड्राफ्ट करते हैं। ऑलराइट, एक लेआउट बनता है कि एग्जैक्टली भाई आपकी सेविंग्स कितनी है, आपके गोल का कॉस्ट कितना है, आपके पास टाइम फ्रेम कितना है, और उसके अकॉर्डिंग एक प्लान बनाया जाता है कि एग्जैक्टली इस गोल को अचीव करने के लिए आप कौन सी सेविंग से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और उस सेविंग में कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको सजेस्ट किया जाए, राइट, और विच वन इज द बेस्ट सुटेबल प्रोडक्ट फॉर योर अचीवमेंट। देन फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो जब ये होता है कि ठीक है, एक लेआउट बन गया, प्लान बन गया, आपको प्रोडक्ट सजेशन हो गया, देन फिर उसका एग्जीक्यूशन में हम लोग जाते हैं। और एग्जीक्यूशन में फिर हम बात करते हैं कि ठीक है, अभी इसको किस प्लान को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो लेट सपोज मैंने प्लान किया कि मेरा डॉटर का एजुकेशन भी है, मैरिज भी है, रिटायरमेंट भी है, और मेरे को घर भी लेना है, और मुझे एक गाड़ी भी खरीदनी है। बट जब मैंने देखा अपनी करंट सिचुएशन को, तो मुझे पता लगा कि मेरी सेविंग्स है वो मुझे इन चारों गोल के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, यानी कि मेरी सेविंग्स आर लेस कंपेयर टू माय रिक्वायरमेंट ऑफ गोल्स। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू आइडेंटिफाई कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल कौन सा है, पहले उसको कंप्लीट करते हैं। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम प्लान करते हैं कि शायद हमारा कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको हम कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, या कोई मेरी ऐसी इनकम है जो आने वाले समय में इंक्रीज हो जाएगी, जहां से मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूँ, या मैं अपने करंट सेट ऑफ गोल को एडजस्ट कर सकता हूँ। ऑलराइट, इस तरह से फिर हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, ये डिजिटल प्रोसेस होगा। देन इन द लास्ट फिर हम क्या करते हैं, जब एक प्लान बन गया, एग्जीक्यूशन हो गया, उसको रिव्यू किया जाता है टाइमली, 6 मंथली, एनुअली, सेकेंड ईयर, एवरी ईयर। कोई आपके लाइफ में कोई मेजर इवेंट हुआ, आप यंग थे, अनमेरिड थे, मैरिड हो गए, या आपके बच्चे थे, एक और नया फैमिली मेंबर ऐड हो गया, या आपका रिटायरमेंट एज आ गया, या आपको सडन कोई बोनस मिल गया, या आपका कोई इनकम रेंज चेंज हो गया, तो आपका ये सारा मॉनिटर होता रहता है, और एक नया सेट ऑफ एडजस्टमेंट आपके प्लान में बनता रहता है। इस सबसे आपको क्या गारंटी मिलती है, इस सबसे आपको ये पता लगता है कि जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर उसके पूरे हेल्थ एनालिसिस करता है, और वो देखता है कि उसके वाइटल्स कैसे हैं, और उसके बॉडी के वाइटल्स देखने के बाद वो एग्जैक्टली उसको वही प्रिस्क्रिप्शन देता है जो वाइटल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रेदर देन कि वो केवल क्लाइंट के एक ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसको कोई भी हाइपोथेटिकल मेडिकेशन या कोई दवाई दे दे जो मे और मे नॉट फिट फॉर द क्लाइंट। लेकिन जब आप अगर पूरा एनालिसिस कर लेते हैं तो बहुत आसान होता है आपके लिए आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। और जब आपको ये पता होता है एग्जैक्टली आपको करना क्या है, चाहे वो बच्चे को अपनी लाइफ में करना हो या हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में करना हो, हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है कंपेयर टू अगर मुझे यही नहीं पता कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। सो देन दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जब हम लोग ये मीटिंग करते हैं या ये जो डाटा गैदरिंग करते हैं उसमें एग्जैक्टली क्या करते हैं, तो सबसे पहले कैश इनफ्लोज को आपको एनालाइज किया जाता है कि आपकी कितनी इनकम है, किसकी सोर्स से इनकम आती है, और क्या आपके एक्सपेंडिचर है। देन उससे पता लगता है कि आपके पास करंट सेविंग कितनी है। अगर आपका कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो हमें लगता है एज ए फाइनेंशियल प्लानर कि ये नेसेसिटी नहीं है, ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, जिसको हम शायद मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको शायद हम अल्टर कर सकते हैं, जिसको शायद हम एडजस्ट कर सकते हैं, वी डिस्कस ऑन दैट। सेकेंड, हम करंट एसेट एलोकेशन नेटवर्क आपका देखते हैं कि भाई आपके पास करंट क्या है, आपके पास कितना फिक्स एसेट है, कितना इक्विटी एसेट्स है, कितना गोल्ड्स में है, कितना आपका रियल एस्टेट में है, कौन से एसेट से कितना रिटर्न आपको आ रहा है, ऑलराइट, और आपकी टोटल नेटवर्थ कितना है। फिर देन उसके बेसिस पे आपका रिस्क प्रोफाइलिंग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति एक कैटेगरी होता है। लाइक हाउ रिस्क प्रोफाइलिंग इज इंपॉर्टेंट। सोचिए कि आज एक फैमिली, एक व्यक्ति है जिसकी फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं,
आज वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, वो खुद वर्किंग है, उसकी वाइफ भी वर्किंग है, तो ये व्यक्ति की जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो थोड़ी ज्यादा होगी कंपेयर कि एक व्यक्ति है जिसके फादर एंड मदर है, जो दोनों डिपेंडेंट है, आज की डेट में कोई अर्निंग नहीं करते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, उसकी वाइफ है वो भी इनकम नहीं कमाती है, शी इज ऑल्सो हाउस वाइफ, और उसके 2 बच्चे हैं। तो ये व्यक्ति की जो रिस्क लेने की कैपेसिटी होगी कंपेयर टू द प्रीवियस वन, वो कम होगी। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति की सिंगल इनकम पे 5 अलग अलग मेंबर्स डिपेंडेंट है, बट प्रीवियस वाले फर्स्ट पर्सन के पास 4 अर्निंग मेंबर है फैमिली में, तो शायद उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा रिस्क या ज्यादा वॉलेटिलिटी को सहन कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ अ क्लाइंट, जो काफी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम लोग देखते हैं इमरजेंसी कॉर्पस आपके पास है कि नहीं है, ऑलराइट। फिर हम आपका प्रोटेक्शन प्लानिंग करते हैं कि भाई आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, टर्म इंश्योरेंस है कि नहीं है, कितने हेल्थ की आवश्यकता है आपको, कितना टर्म इंश्योरेंस आपको चाहिए, ऑलराइट। आपके पास व्हीकल है तो उसका इंश्योरेंस है कि नहीं है। देन विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फॉर गोल्स। बात होता है आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, बच्चे के एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, चूंकि सबसे पहले मैं क्या प्रोटेक्ट करूंगा, अपना इमरजेंसी कॉर्पस। कितना इमरजेंसी कॉर्पस एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। देन कितना हेल्थ होना चाहिए, कितना टर्म होना चाहिए, विल आल्सो डिस्कस इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर उसके बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट की, राइट, कि भाई आपको बच्चे की एजुकेशन है तो कितना पैसा चाहिए, मैरिज है तो कितना चाहिए, करना है, कौन से एसेट क्लास से आप कर सकते हैं। देन एस्टेट प्लानिंग। एस्टेट प्लानिंग मींस ये पैसा और ये जो वेल्थ है आपकी, ये आगे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, आपकी अगली जनरेशन में कैसे जाएगी, क्योंकि जब आप रिटायरमेंट एज की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपको वेल्थ को ट्रांसफर भी करना है। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा डिस्प्यूट और प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि एस्टेट प्लानिंग नहीं है। हम वेल्थ तो बना लेते हैं, हम सोचते हैं ठीक है मैंने 4 घर बना लिए और मेरे 2 बच्चे हैं तो ये आपस में बांट लेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है कि कौन सा घर कौन से बच्चे को दिया ये मैंने कहीं मेंशन ही नहीं किया, और ये तो प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में। तो आज की डेट में एस्टेट प्लानिंग का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर आ गया, जिसमें ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी पहले से ही ये नरेट कर सकता है कि एग्जैक्टली कौन सा असेट, कौन सा इन्वेस्टमेंट वो किस पर्सन को देना चाहता है। दिस इज कॉल्ड विल राइटिंग और एस्टेट प्लानिंग। और फिर आपका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, कैसे आपके टैक्स को कम किया जा सकता है, आपकी टैक्सेबल इनकम को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, आपके जो करंट टैक्सेस है उसको सकता है। और फिर लगातार आपके पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते हैं, पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग होती है टाइम टू टाइम, एवरी 6 मंथ ईयरली, और उसके बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। जब कैश फ्लो इनफ्लो एनालिसिस हम लोग करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका, आप सैलरीड है या बिजनेसमैन है। सैलरीड है तो रेगुलर इनकम आती है, अब बिजनेसमैन है तो कितना रेगुलर इनकम आती है आपको, मंथली आती है, क्वार्टरली आती है, या बहुत अनसर्टेन इनकम है, तो उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होंगे। क्योंकि लेट्स सपोज अभी अगर मैंने देखा कि एक एसआईपी इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, आप सबने सुना ही होगा, जो हर महीने आप एक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर मैंने देखा देयर इज अ बिजनेसमैन जिसकी इनकम रेगुलर नहीं है, राइट, ही इज नॉट श्योर कि वेदर उसके अकाउंट में हर महीने 5 तारीख को ये 5,000 रुपए या 5 लाख रुपए होगा कि नहीं होगा, तो बहुत डिफिकल्ट है उसकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट को बनाना। तो शायद उसके लिए जो प्लानिंग होगा थोड़ा सा डिफर होगा, राइट, कंपेयर टू ए पर्सन जिसकी हर 5 तारीख को एक फिक्स इनकम आती है और वो इनकम कॉन्स्टेंट है, उस इनकम में से एक्सपेंडिचर के बाद सेविंग भी कॉन्स्टेंट है, तो उसके हिसाब से एक प्लान बनाना। तो सोर्स ऑफ कैश क्या है, उस कैश का यूटिलाइजेशन कितना है, कितना एक्सपेंडिचर है, और उसके बाद कितना पैसा आपके हाथ में बचता है, उसके बेसिस से फिर आपका नेट वर्थ और करंट असेट एलोकेशन बनाता है, ऑलराइट। फिर उसमें बनता है कि भाई आपके पास असेट कितने हैं। असेट क्या होगा, आपका प्रॉपर्टी, आपका घर, आपकी ज्वेलरी, आपके इन्वेस्टमेंट, ये सब आपके असेट्स हैं। इसमें से लायबिलिटीज, लायबिलिटी मतलब आपका कोई ईएमआई चल रहा है, आपका कोई घर का एक्सपेंडिचर चलता है, ऑलराइट, आपको किसी को आपने कोई बोरोड की लिया है, लोन लिया है, पैसा लिया है, वो आपको चुकाना है, तो सारी लायबिलिटीज को आप अपने असेट से माइनस कर देते हैं तो आपकी नेटवर्थ आती है। तो आप अगर ये देखेंगे कि एग्जैक्टली मेरी नेटवर्थ कितनी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, वी हैव सीन इनटू द क्लाइंट पोर्टफोलियो कि उनके पास असेट्स हैं 100 रुपए के, लेकिन उन्होंने लायबिलिटी लिया हुआ है 70 रुपीज का, और वो उनको लगता है कि यार 100 रुपए का देखो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास असेट्स है, बट हम जब देखते हैं कि यार 70 रुपीज तो आपका लायबिलिटी है, ये तो आपको चुकाना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो एक्चुअली असेट आपके पास 30 रुपए का है, आपको जो खर्चा आप कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं वो ये 30 रुपीज ही है। सो दिस इज
ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द नेट वर्थ ऑफ ए क्लाइंट। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ठीक है, आपका नेटवर्थ आ गया, आपकी सेविंग्स हमें पता लग गई। फिर हम असेट एलोकेशन बनाते हैं आपके लिए कि भाई ठीक है, आपका जो टोटल नेटवर्थ है, आपकी 100 रुपए की नेटवर्थ है, उसमें से एफडी कितना है, उसमें से गोल्ड कितना है, उसमें से रियल एस्टेट कितना है, उसमें से म्यूचुअल फंड कितना है, उसमें से डेट और एनएससी और अदर इंस्ट्रूमेंट कितना है। इससे क्या पता लगता है, क्यों ये असेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जैक्टली इससे पता लगता है कि आपका टोटल 100 रुपया, आपकी टोटल नेटवर्थ, आपकी 100 रुपीज जो कैपिटल है टोटल, वो किस रेट ऑफ रिटर्न से बढ़ रही है। क्योंकि हो सकता है आपने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो 12-15% से बढ़ रहा है। हो सकता है कुछ पैसा आपने बैंक डिपॉजिट में लगाया जो 6% से बढ़ रहा है। हो सकता है आपने कुछ पैसा सोने में रखा हुआ है जो 7-8% से बढ़ रहा है। हो सकता है आपने कोई रियल एस्टेट लगाया है जिसका 5 या 10% का एप्रिसिएशन है। आपने कुछ एनएससी अदर इंस्ट्रूमेंट में भी लगाया। बट आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि टोटल ओवरऑल आपका जो 100 रुपया है, जो अलग अलग बास्केट में डिवाइड है, वो किस रेट से बढ़ रहे हैं। क्योंकि यही तो बताएगा कि एक व्यक्ति के पास 100 रुपए है, दूसरे के पास भी 100 रुपए है, दोनों की नेटवर्थ 100 रुपीज है। अब दोनों का रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ये बताएगा कि अगले 10 साल बाद किसके पास ज्यादा पैसा होगा। और ये कैसे पता लगेगा कि आपका मेजॉरिटी असेट्स, आपका नेटवर्थ कौन से असेट क्लास में लगा हुआ है, क्योंकि हर असेट क्लास का नेचर अलग है, इनके रिटर्न्स अलग है। ऑलराइट। फिर उसके बाद हम लोग, जैसा रिस्क प्रोफाइलिंग मैंने बताया, कि उसके बाद देखा जाएगा कि आपका रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है। आप कंजर्वेटिव नेचर के क्लाइंट हैं, आप मॉडरेट हैं, आप एग्रेसिव हैं, या आप रिस्क एवर्स हैं। ऑलराइट। ये कैसे पता लगता है? तो देखिए, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आपकी इनकम कैसी है, आप पे डिपेंडेंट मेंबर कितने हैं, आप एज ए ह्यूमन किस तरह के नेचर के व्यक्ति हैं, आप डेयरिंग हैं या आप थोड़े कंजर्वेटिव नेचर के व्यक्ति हैं, या आप ऑलरेडी आप किसी ऐसी एसेट क्लास में हैं जो ऑलरेडी वॉलेटाइल है नेचर में। आपका करंट एग्जिस्टिंग एसेट एलोकेशन किस तरह का है, आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, आपकी जो करंट एक्सपेंडिचर और इनकम है और उससे जो सेविंग है, और आपके जो गोल्स हैं, उन दोनों में गैप कितना और कितना एग्जैक्टली रेट ऑफ रिटर्न की रिक्वायरमेंट है। इससे ये पता लगता है कि एग्जैक्टली आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। इससे आपके जो एडवाइजर है या जो व्यक्ति आपको एडवाइस कर रहे हैं, उसके लिए आसान हो जाता है। जैसे एक डॉक्टर के लिए आसान हो जाता है जब वो एक मेडिकल रिपोर्ट देखता है, क्लाइंट का सीबीसी, एलएफटी, केएफटी देखते हैं, तो वो बता पाते हैं कि एग्जैक्टली इस क्लाइंट की जो हेल्थ कंडीशन है वो ऐसी है, इसको ये सेट ऑफ मेडिसिन या इतना एमजी या इतना कैपेसिटी का मेडिसिन दिया जा सकता है। अगर वो ये नहीं देखेंगे, देयर इज समवन हु इज अ हार्ट पेशेंट और उसको मैं एक 700-800 mg का कैप्सूल दे रहा हूं जो कि एक हार्ट पेशेंट को नहीं देना चाहिए, इट्स क्रिएट प्रॉब्लम। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में भी हम वही देखते हैं कि भाई ये क्लाइंट का कैपेसिटी क्या है और क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा इन्वेस्टमेंट देना है, म्यूचुअल फंड देना है, इक्विटी देना है, डेट देना है, पीपीएफ देना है, एनएससी देना है, रियल एस्टेट देना है, और किस रेशो में देना है। देन फिर आपका इमरजेंसी एनालिसिस होता है। तो इमरजेंसी एनालिसिस सबसे पहला पार्ट होता है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो जब हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, तो सबसे पहले वो उसको क्या करना चाहिए, उसको इमरजेंसी कॉर्पस बनाना होता है। तो हम फिनकार्ट में एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जो कि बहुत रिनाउंड प्रोसेस है पूरी दुनिया में, जिसको कहा जाता है ERGRE कॉन्सेप्ट। ERGRE कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ई फॉर इमरजेंसी। सबसे पहले आपको अपनी इमरजेंसी प्लान बनाना चाहिए। हमने कोरोना में देखा किस तरह लोगों की जस्ट बिकॉज ऑफ ए नेचुरल डिजास्टर, है ना, या एक ऐसा टाइम फ्रेम आया जो पूरी दुनिया रुक गई, जब लोगों की इनकम रुक गई है, जब लोगों के एक्सपेंडिचर उल्टा बढ़ गए हैं, तो उस समय जिसके पास इमरजेंसी कॉर्पस नहीं था उसको क्या करना पड़ा? उसको अपना घर का रेंट पे करने के लिए शायद अपने फिक्स डिपॉजिट बेचने पड़े, निकालने पड़े, स्टॉक्स बेचने पड़े, या उनको अपने कुछ ज्वेलरी को बेचना पड़ा, या उनको करंट खर्चों को मेट आउट करने के लिए अपने लॉन्ग टर्म असेट्स बेचने पड़े। उससे उनको क्या हुआ? लॉस हुआ। लेकिन अगर एक फाइनेंशियल प्लानिंग करे व्यक्ति, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले कि आपकी जो मंथली एक्सपेंडिचर है, तो लेट सपोज अगर आपका घर का खर्चा 50,000 रुपए महीने का है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये बोलती है कि 3 to 6 टाइम्स एटलीस्ट आपका इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। ये पैसा हर समय आपका लिक्विड स्टेट में आपके पास होना चाहिए। लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग को फॉलो नहीं करते, तो हम हैंड टू माउथ हो जाते हैं और हर महीने का खर्चा, इनकम बाद में आती है, खर्चा पहले हो जाता है। उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आज तो वो इनकम आ रही है तो मैं खर्च कर पा रहा हूँ, लेकिन सपोज कीजिएगा अगले 2 या 3 महीने आपकी जॉब नहीं रही,
या आप किसी रीजन से आपकी इनकम रुक गई, या किसी रीजन से आप वो इनकम नहीं कमा पाए ड्यू टू एनी मेडिकल रीजन और एनी अदर रीजन, तो अगले 4 महीने आपका वो इनकम कहाँ से आएगा? क्या आप अपने घर की में खड़ी गाड़ी बेच देंगे? क्या आप अपने जो लॉन्ग टर्म की ज्वेलरी है या असेट्स है उसको बेच देंगे? ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से 6 महीने का कॉर्पस आपके घर के खर्चे का आपका इमरजेंसी फॉर्मेट में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ERG का इमरजेंसी प्लानिंग। वो पैसा आप कहाँ रख सकते हैं? या तो आप कैश में रख सकते हैं, या आप शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में रख सकते हैं, या स्वीप इन अकाउंट में डाल सकते हैं, सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, और आप उसको लिक्विड लोन P2P लेंडिंग जैसे प्रोडक्ट में भी लगा सकते हैं। हम लोग जनरली अब जैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है और एक एडवाइजर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट है जहां से आप अपना इमरजेंसी कॉर्पस बना सकते हैं। बट आपको पता है इन सब का रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग है। इन सब में लिक्विडिटी है, कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कैश कोई रिटर्न नहीं देगा। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट 4 से 5% रिटर्न देंगे। सेविंग अकाउंट 4% देगा। शॉर्ट टर्म डेट फंड आपको 5, 5.5 से 6% रिटर्न दे देंगे। लिक्विड ऑन P2P लेंडिंग जैसे RBI रेगुलेटेड प्रोडक्ट आपको 8% तक गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न दे सकता है विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो अगेन आप इमरजेंसी फंड भी बना रहे हैं, लेकिन वो इमरजेंसी फंड आप कौन से असेट क्लास में रख के बना रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके बना रहे हैं। वो 0% रिटर्न भी हो सकता है कैश में रखेंगे तो, और वो 8% भी हो सकता है अगर वो लिक्विड लोन जैसे P2P लेंडिंग प्रोडक्ट में रखा जाए। अब वो क्या है, कैसे उसकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दिस इज मैटर ऑफ डिस्कशन विद योर फाइनेंशियल प्लानर। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या एडवाइजर से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बट इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि 0% से लेके 8% में 8% का गैप है। 1 लाख रुपए पे 8% आता है तो 8,000 होते हैं, और 0% आएगा तो इट इज ऑफ नो यूज। सेकेंड इज प्रोटेक्शन प्लानिंग। तो देखिए आपने इमरजेंसी बना लिया, आपका एक रिस्क खत्म हो गया कि लेट सपोज आपकी 4 महीने 5 महीने इनकम नहीं आती, तो आपके घर का खर्च चलाने के लिए आपके पास एक प्रोविजनिंग है। आप अपनी गाड़ी नहीं बेचेंगे, आप अपना ज्वेलरी नहीं बेचेंगे, आप किसी से उधार मांगने नहीं जाएंगे, और आप अपना कोई और लॉन्ग टर्म का असेट बेच के उस पैसे को खर्चे को नहीं चलाएंगे, जो बहुत अच्छी बात है आपकी सेफ्टी के लिए। दूसरा रिस्क क्या हो सकता है एक व्यक्ति की लाइफ में, कि ठीक है उसने इमरजेंसी प्लान किया, बट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हमारी लाइफ में क्या होता है, या तो हेल्थ का अनसर्टेनिटी यानी कि आप बीमार हो गए, या आपका कोई फैमिली मेंबर बीमार हो गया, या दूसरा लाइफ का अनसर्टेनिटी कि जो व्यक्ति अर्निंग मेंबर है फैमिली का वो ही नहीं रहा, क्योंकि इनकम उसी के लिए आती है, उसी पे डिपेंडेंट मेंबर है। अब वो ही नहीं रहा तो क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमरजेंसी कॉर्पस बनाते हैं, और दूसरा ER मतलब रिस्क का प्लानिंग, रिस्क को प्रोटेक्ट करते हैं, वो करते हैं हम इंश्योरेंस प्लानिंग से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट इज द थर्ड स्टेज। सबसे पहले रिस्क प्लानिंग होती है। रिस्क प्लानिंग में हम बात करते हैं कि सबसे पहले अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं है और अगर आपकी हेल्थ गड़बड़ हो गई तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को सही करने में दिमाग लगाएंगे, और वहीं पे आपका सारा पैसा जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आप एक प्रॉपर हेल्थ प्लान ले लीजिए। हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, अगर 30 साल की एज के व्यक्ति है, 35 साल की एज का व्यक्ति है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, अगर वो 10 लाख रुपए का भी हेल्थ इंश्योरेंस आज लेते हैं तो 20 से 22 हजार रुपए महीना में ये खर्चे में आ जाता है। अभी 22 से 25 हजार रुपए महीने के खर्चे में अगर मुझे एक 10 लाख रुपए का कवरेज पूरी फैमिली को मिल जाता है, यानी कि या तो आप बीमार नहीं होंगे, दैट द बेस्ट वे ऑफ लुकिंग इनटू द लाइफ। भगवान ऐसा करे कि बीमारी ना हो तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर गलती से आप बीमार हो गए, या आपका एक्सीडेंट हो गया, या आप हॉस्पिटलाइज हुए किसी भी रीजन से, आपका कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज हुआ, तो आप शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो सकते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और आपकी जो इमरजेंसी कॉर्पस है वो भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको अपनी ज्वेलरी भी नहीं बेचना पड़ेगा, आपको अपने किसी रिश्तेदार को फोन करके उधार भी नहीं मांगना पड़ेगा। यू विल लिव विद डिग्निटी एंड विद प्रॉपर प्लानिंग। तो 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में जाइए, अपना ट्रीटमेंट कराइए और वापस आ जाइए। आपकी पॉकेट में भी होल नहीं हुआ और आप सेफ एंड सिक्योर भी हैं। अभी 25 हजार रुपए महीना मतलब लाइक 2,000 रुपए पर मंथ। आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग चैलेंज। चैलेंज वो 2,000 रुपए महीना खर्च नहीं किया और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और 10 लाख रुपए पॉकेट से देना पड़ा, तो कहां से आएगा? दैट द बिगेस्ट चैलेंज। दूसरा, रिस्क ऑफ लाइफ। अर्निंग मेंबर है आप, आपकी पूरी फैमिली आप पे डिपेंड है, आपके बच्चे का एजुकेशन आपकी इनकम से पूरा होना है, आपका रिटायरमेंट आपकी इनकम से पूरा होना है, आपको घर खरीदना है वो भी आपकी इनकम से आना है। सोचिए अगर आप नहीं है तो हो सकता है ना, लाइफ इज अनसर्टेन। अगर किसी को सर्टेन है तो फिर आवश्यकता ही नहीं है, और अगर अनसर्टेन है तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपना लाइफ कवर लेना चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्योर टर्म इंश्योरेंस।
राइट। तो प्योर टर्म इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए, दूसरा सवाल ये आता है। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं ना, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि सरकार ने ऐसा बोला हुआ है। अनफॉर्चुनेट क्या है कि इंडिया में रेगुलेशन नहीं है जहां पे वो बोल रहे कि ह्यूमन को भी प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे बड़ा एसेट है। आप खुद सोचिए, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा एसेट कौन सा है? आप, या आपकी टीम की गाड़ी, या आपका वो टू व्हीलर जो 1,50,000 रुपए में आता है, या आपकी लाइफ और आपकी फैमिली की लाइफ? ऑब्वियसली आपकी लाइफ सबसे बड़ा एसेट है आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर वो प्रोटेक्ट नहीं होगा तो गाड़ी कौन चलाएगा? गाड़ी तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, हेल्थ कौन रिप्लेस करेगा? तो हम ह्यूमन की भी लाइफ वैल्यू निकालते हैं, जैसे गाड़ी डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालते हैं, वैसे ह्यूमन की भी लाइफ निकाली जाती है, वैल्यू निकाली जाती है। उतना टर्म पास होना चाहिए, इट शुड बी प्योर टर्म इंश्योरेंस। तो कैसे निकालते हैं? आपका करंट इनकम और एक्सपेंसेस प्लस आपकी जो लाइबिलिटीज है, यानी कि आपको घर खरीदना है, या फिर आपको कोई लोन चुकाना है, या फिर कुछ और करना है, प्लस आपके जो गोल्स हैं, बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, उनकी मैरिज का खर्चा, इन तीनों को जोड़ दीजिए आप। इन तीनों को जोड़ के जो अमाउंट आता है पूरी लाइफ में आपको जो रिक्वायर्ड है ओवर द पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स, वो आपका क्वांटम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कहलाता है, यानी कि आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू, HLV कहा जाता है। इतने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक 30 साल का व्यक्ति है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका घर का खर्चा 5,000 रुपए 50,000 रुपए महीने का है। अभी उसको रिटायरमेंट में 30 साल है, तो आप सोचिए कि जो उसका घर का खर्चा 50,000 रुपए महीने का है, अगले 30 साल तक उसको कितना पैसा चाहिए? लगभग 6 लाख रुपए महीने का खर्च करना पड़ेगा, और 30 साल में लगभग 2 करोड़ रुपए का टोटल खर्चा वो करेगा। अब उस 2 करोड़ रुपए के साथ साथ उसको अपने बेटे का शादी भी करना है और उसको पढ़ाना भी है। लेट सपोज बच्चे की एजुकेशन और उसकी पढ़ाई में, मैरिज में 1 करोड़ रुपए का और खर्चा आएगा। तो टेक्निकली इस व्यक्ति की जो टोटल लायबिलिटी है जीवन में, जो पैसा इसको पे करना है, वो 3 करोड़ का है। और सोचिए आज इसके पास जो इन्वेस्टमेंट है, इसके पास जो इनकम है, टोटल मिला के वो 1 करोड़ की है। तो आपकी इसकी जो ऑब्लिगेशंस है, जो इसकी लायबिलिटीज है, 3 करोड़, और जो इसकी इनकम है, नेटवर्थ, उसको माइनस कर दीजिए, तो टेक्निकली इसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू कितना हो गया? इसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू हुई 2 करोड़ रुपए। तो टेक्निकली उसके बाद 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अभी 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस 30 से 35 साल के एज व्यक्ति के 75 ईयर तक का कवरेज लगभग 20,000 रुपए सालाना में आ जाता है, 20 ईयर्स, यानी कि टेक्निकली 1,500 रुपीज पर मंथ। तो आपने 1,500 से 2,000 रुपए, यानी कि आप दोनों को अगर जोड़े, 10 लाख रुपए का हेल्थ और 1 करोड़ का टर्म, एक व्यक्ति 4,000 रुपए महीने की इनकम में, एक्सपेंडिचर में दोनों ले सकता है, यानी कि साल का लगभग 40-45,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर। और अच्छी बात क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है दोनों ही चीज आपके टैक्स में यूज हो जाती है। आप एक सेक्शन 80D में 25,000 रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस को टैक्स में यूज कर सकते हैं, आपकी इनकम में से डिडक्ट हो जाएगा, टैक्स नहीं कटेगा, और दूसरे को ATC में क्लेम कर सकते हैं, और आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लेंगे। अब आपकी लाइफ में देखिए 2 रिस्क खत्म हो गए, डर खत्म हो गया, फियर। पता है हम लोग बहुत कुछ लाइफ में इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि एक फियर में रहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो। अगर मैंने उस फियर को मिटिगेट कर दिया, किसी और को ट्रांसफर कर दिया, इंश्योरेंस इज व्हाट, मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया कि भाई ये कुछ होगा तो ये बियर करेगा इस खर्चे को, ये 2 करोड़ रुपए इस कंपनी को देने पड़ेंगे, ये 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस ये कंपनी को देना पड़ेगा। तो अब मैं अपनी लाइफ के लॉन्ग टर्म डिसीजन को आसानी से ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब कोई इमरजेंसी नहीं आएगी मेरी लाइफ में, मुझे किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को तोड़ना नहीं पड़ेगा, मुझे अपने घर में खड़ी गाड़ी को बेचना नहीं पड़ेगा, हमें अपनी ज्वेलरी को हाथ में लगाना पड़ेगा, मुझे अपने मकान को डाइल्यूट नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग अपना मेडिकल इंश्योरेंस ले लेते हैं, अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसको मैं इंश्योरेंस करा सकता हूँ, जो मेरे प्रॉपर्टी सिक्योर रहेगी। मेरे पास अगर गाड़ी है तो ऑटोमेटिकली वो तो कंपलसरी है, उसके लिए तो पूछना ही नहीं है, मोटर इंश्योरेंस करा सकता हूँ। और अगर मैं किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ, लेट सपोज मैं इंजीनियर हूँ, मैं कोई प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ, मैं कोई एडवोकेट हूँ, या मैं कोई डॉक्टर हूँ, तो मैं लायबिलिटी इंश्योरेंस भी ले सकता हूँ। लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर मेरे प्रोफेशन में कुछ नेग्लिजेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम आया और किसी ने क्लेम किया, तो उसके अगेंस्ट भी मुझे एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। जैसे जनरली डॉक्टर्स होते हैं तो वो कुछ अपना सर्जन्स होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, वो कुछ सर्जरी कर रहे हैं, उसकी वजह से कोई कैजुअलिटी हो जाए और कोई क्लाइंट उठ के उनको क्लेम कर दे कि भाई आपके नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, और उनको अगर कोर्ट में लेके जाए तो उनको एक सेटलमेंट करना पड़ता है, जिसको लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं, अपना लायबिलिटी इंश्योरेंस ले लेते हैं कि भाई कल अगर ऐसा कोई क्लाइंट जाके करेगा
तो ये मेडिकल जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो इसको सेटल करेगी। तो ये पूरा एक हमारा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें गोल को आइडेंटिफाई करने से शुरू होता है, उसको रिस्क को एनालाइज करने से शुरू होता है, देन फिर हम आइडेंटिफाई टाइम फ्रेम करते हैं, गोल की कॉस्ट आइडेंटिफाई कराते हैं, और फिर एक सही प्रोडक्ट जो बेस्ट सुटेबल है, अब वो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो सकता है, एसआईपी हो सकता है, पीएमएस हो सकता है, वो एफडी हो सकता है, वो लिक्विड लोन हो सकता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, वो टर्म इंश्योरेंस हो सकता है, उसकी नीड के बेसिस से दिया जाता है, ना कि मेरी इच्छा से दिया जाता है, ना केवल बस ये मेरे बगल वाले ने लिया है, मेरे फ्रेंड ने लिया है, मेरे फादर ने किया, करना है। इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दैट, इट्स टोटली ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट एंड योर नीड, एंड इट शुड बी sufficient that can complete and can help you to achieve your goal. तो देन उसके बाद फिर हम उस पैसे को डिवाइड करते हैं कि एग्जैक्टली वो कितना पैसा इक्विटी में जाएगा, कितना डेट में जाएगा, कितना गोल्ड में होना चाहिए, कितना रियल एस्टेट में होना चाहिए, कितना है, और उससे ओवरऑल आपका रिटर्न और आपके गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो अगेन, जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो बस ऐसे ही सेलेक्ट नहीं कर लेते कि भाई ठीक है एफडी ले लेते हैं या इसके लिए ये म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि उस प्रोडक्ट को लेने के पीछे लॉजिक क्या है। तो लॉजिक क्या हो सकता है? इट्स अ रिस्क। एग्जैक्टली उस प्रोडक्ट को लेने में रिस्क कितना है, कितना वॉलेटिलिटी और उतार चढ़ाव आएगा, यानी कि मेरा रिटर्न कितना डेविएट होगा एवरेज से। दूसरा हम देखते हैं लिक्विडिटी कितना है, कितनी जल्दी उस पैसे को मैं लिक्विडेट कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, कितनी जल्दी उस पैसे को मैं चेंज कर सकता हूँ या ऑप्शन को चेंज किया जा सकता है। और कि अल्टीमेटली वो इन्वेस्टमेंट जो पर्पस है उस इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि एवरी इन्वेस्टमेंट शुड बी गोलिंग, अगर वो गोल ही अचीव नहीं हो रहा है तो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अल्टीमेटली क्या वो इन्वेस्टमेंट मेरे गोल को अचीव करा पा, इट इज सुटेबल इन्वेस्टमेंट। इफ इट इज नॉट, देन इट इज नॉट अ सुटेबल इन्वेस्टमेंट। तो रिस्क वर्सेस रिटर्न को हम लोग देखते हैं। तो जैसे अगर कैश से बैंक एफडी में रखना है, म्यूचुअल फंड में रखेंगे, बैलेंस फंड में या प्रॉपर्टी में रखेंगे, डायरेक्ट स्टॉक में जाएंगे, तो धीरे धीरे जैसे ही मैं इक्विटी की तरफ जाता हूं तो वॉलेटिलिटी, रिस्क मतलब होता है वॉलेटिलिटी, रिस्क मतलब लॉस नहीं होता है, रिस्क मतलब होता है कोई भी चीज अपने एवरेज से डेविएट कितनी करती है। तो रिस्क अच्छा भी होता है और रिस्क खराब भी होता है। अच्छा कब होता है? जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में वॉलेटिलिटी मुझे मिलती है, यानी कि कोई चीज अपने एवरेज से ऊपर जा रही है, यानी कि इट इज गुड फॉर मी। कोई चीज अपने एवरेज से नीचे जा रही है और मुझे वो रिक्वायर्ड है, इट माइट बी बैड फॉर मी। तो अल्टीमेटली हम कोशिश करते हैं कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड को कैसे मैनेज किया जाए, कि अगर रिस्क बढ़ रहा है किसी चीज को इन्वेस्ट करने का, तो अल्टीमेटली मेरा रिटर्न भी बढ़ना चाहिए और मेरा गोल भी अचीव होना चाहिए। तो जैसे हमने कैश में सबसे कम रिस्क है, क्योंकि कहीं इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, जेब में रखा हुआ है, लेकिन उसके अगेंस्ट रिटर्न कितना है? 0 है। 6-7% का रिटर्न आता है। रिस्क कितना है कि एटलीस्ट मैंने इन्वेस्ट किया है, किसी को दिया, वो मुझे पैसा वापस करेगा। स्टॉक्स में जाता हूं या म्यूचुअल फंड में जाता हूं या इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जाता हूं तो शायद 12-15% का रिटर्न आता है, बट वोलेटिलिटी है, वो उतार चढ़ाव होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने पैसे को डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट में किस टाइम फ्रेम में रिस्क खत्म हो जाता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का एक टाइम फ्रेम है। जैसे व्हीकल का एक अपना तरीका है, वैसे ही हर एसेट क्लास का काम करने का तरीका है। तो जैसे जैसे आप इक्विटी की तरफ बढ़ते हैं तो आपका रिस्क बढ़ता है, लेकिन साइमल्टेनियसली आपका रिटर्न भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आपका टाइम होराइजन अगर लंबा हो जाता है तो रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न अप्रिशिएट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जब हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि शॉर्ट टर्म का पैसा, यानी कि जो छोटी अवधि का पैसा है, 1 साल 2 साल 3 साल का, उसको आप फिक्स इनकम में रखिए। फिक्स इनकम में आप एफडी में रख सकते हैं, लिक्विड लोन में रख सकते हैं जहां 8-9% आपको फिक्स आता है। आप उसको शॉर्ट टर्म बैंक एफडीज में रख सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड के शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स में रख सकते हैं, जहां पे 6-7% का थोड़ा आधा 1% ज्यादा आ जाए, क्योंकि वहां पे ट्रांसपेरेंट तरीके से वो पैसा मैनेज हो रहा होता है। 3 से 5 साल का गोल है तो हम बोलते हैं कि थोड़ा सा आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर ले लीजिए, इक्विटी और बैलेंस, इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन, यानी कि बैलेंस स्ट्रेटेजी में चले जाइए, जहां 10 से 11% के रिटर्न की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, और 3 साल में वो वॉलेटिलिटी भी ऑलमोस्ट कम हो जाती है और पैसा आपका टैक्स फ्री या टैक्स एफिशिएंट हो जाता है। अब 5, 10, 15, 20 साल के अगर गोल है, बच्चे की एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, लंबे गोल है जिसमें आपको रिटर्न भी बड़ा चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे की जो एजुकेशन, वो
जो महंगाई है एजुकेशन में वो 10% से ज्यादा बढ़ रही है। तो आपका पैसा अगर 6% एफडी में आपने रखा और वो 6% से बढ़ा, तो महंगाई तो बहुत बढ़ जाएगी एजुकेशन में, आप कभी उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, उस पैसे को हम इक्विटी की तरफ एलोकेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी एज एसेट क्लास हैव ए पोटेंशियल जो आपको 12 से 15% का रिटर्न निकाल के दे देगी। लेकिन वो छोटी अवधि के लिए नहीं करेंगे, 1 साल 2 साल के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से 2 साल में बिजनेसेस में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। लेकिन जो अच्छे बिजनेसेस हैं वो 2-5 साल में वही बिजनेस जिंदा रहते हैं जो अच्छे हैं, जो खराब है वो निकल जाते हैं। तो अगर मैं लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करूंगा और इक्विटी जैसे एसेट में करता हूं, और वो भी म्यूचुअल फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चला जाता हूं, जहां पे पोर्टफोलियो फंड मैनेजर प्रोफेशनल अप्रोच है, सेबी का गाइडलाइन है, सेबी उसको कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहा है, तो मेरी रिटर्न की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है और रिस्क कम हो जाता है। तो अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं कि पिछले 1979 से 1979 से जब से ये बाजार शुरू हुआ है, जब से ये बिजनेस शुरू हुआ है, तब से 1,000 रुपए महीने का भी एसआईपी किया होता, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अगर किसी ने पिछले 20 सालों में 10,000 रुपए महीने का एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए 20 साल पहले किसी पेरेंट्स ने जिसका बच्चा छोटा था उसकी हायर एजुकेशन के लिए प्लान किया होता, तो 20 साल में 10,000 रुपए महीने की एसआईपी ने आज लगभग 1,40,00,000 रुपए का कॉर्पस एवरेज मिनिमम बनाया है। और ये टैक्स एफिशिएंट पैसा है, लिक्विडेट है। इस तरह के वेल्थ क्रिएशन आप इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं, बट इट्स सब्जेक्ट टू योर डिस्कशन विद योर फाइनेंशियल प्लानर, क्योंकि एग्जैक्टली उस सब तक पहुंचने के लिए आपको प्लानिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने प्लानिंग बना लिया तो आप खुद एज ए इन्वेस्टर भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, आप गलत कहाँ कर रहे हैं। और अगर आपको ये पता है एज ए इन्वेस्टर कि क्या गलत है और क्या सही है, तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान होगा। आपके कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, एटलीस्ट आप उनसे संवाद कर पाएंगे, आप उनसे डिस्कस कर पाएंगे, आप उनसे सवाल पूछ पाएंगे। और जब आप सवाल पूछने की स्टेज में होते हैं तो आपके लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो डाइवर्सिफाई किया जाता है, एसेट एलोकेशन किया जाता है। दिस इज कॉल्ड द बकेट स्ट्रेटेजी, जो मैं आपको बता रहा था कि सारा एक ही टोकरी में अंडे नहीं डाल देने, सारा पैसा बैंक एफडी में नहीं कर देना, सारा पैसा रियल एस्टेट में नहीं डाल देना, सारा पैसा इक्विटी में पैसा बनता है तो सारा म्यूचुअल फंड इक्विटी में नहीं डाल देना, अलग अलग डाला जाएगा। शॉर्ट टर्म के गोल के लिए डेट रखा जाएगा, मीडियम टर्म के लिए बैलेंस रखा जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी रखा जाएगा। लॉन्ग टर्म में भी अगर कोई ऐसा गोल है तो गारंटेड इनकम प्लान भी ले लिए जाएंगे, पेंशन प्लान ले लिए जाएंगे जो गारंटेड है बट टैक्स एफिशिएंट है। तो एक ही बकेट में ना रख के, दिस इज कॉल्ड द गैम्बलिंग स्ट्रेटेजी, उसको इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में करते हैं, जो कि डाइवर्सिफिकेशन होता है और आपके ओवरऑल रिस्क को मिटिगेट कर देता है। इट्स लाइक कि आप बस में चढ़े और एक 100 रुपए का नोट था आपके जेब में और आपने वो 100 रुपए का नोट एक ही पॉकेट में रख लिया। अभी अगर आपका पॉकेट किसी ने मारा तो चांसेस क्या है, 100% लॉस हो सकता है क्योंकि एक ही पॉकेट में है। बट आपने क्या किया, अगर 20 रुपीज के नोट 5 डिफरेंट पॉकेट में रखे और किसी ने पॉकेट मारा तो लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस 20% है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, नथिंग एल्स। Apply into the investment strategy too. Then estate planning, तो जब आपका फाइनेंशियल प्लान बन जाता है, आपके गोल्स की कॉस्ट निकल जाती है, आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, इमरजेंसी कॉर्पस बन जाता है, आपका रिस्क प्लानिंग बन जाता है, आपके बच्चों के एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट हो जाता है, तो उसके बाद लास्ट में बनता है आपका विल। विल मतलब अभी मैं कल ही किसी का बिल एग्जीक्यूट कर रहा था, वन ऑफ आवर क्लाइंट। अभी दैट क्लाइंट इज हैविंग मल्टीपल वेल्थ, उनके मल्टीपल घर हैं, उनके ज्वेलरी अलग है, उनके 10-12 बैंक अकाउंट्स हैं, अलग अलग उन्होंने सब बहुत कुछ इधर किया हुआ है। अभी उनके बच्चे हैं, उनके सिस्टर है, उनकी मदर है, उनका ब्रदर है। अभी प्रॉब्लम क्या है, इन डिलेमा कि यार आज अगर उनको कुछ हो जाता है तो एग्जैक्टली पैसे का टेक केयर कौन करेगा, कौन सा व्यक्ति कौन से घर को लेगा, कौन सा व्यक्ति कौन से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में काम करेगा, कौन सा व्यक्ति उनके बिजनेस को देखेगा, कौन सा व्यक्ति कौन से बैंक अकाउंट पे अपना अधिकार जमाएगा। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। आते हैं कि कुछ पैसा मुझे अपने भाई को भी देना है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी है तो वो तो उनकी वाइफ को ट्रांसफर हो जाएगी, बच्चों को हो जाएगी, भाई को कैसे देंगे। बट ही वांट टू गिव कि ये अकाउंट तो मेरे भाई का है। तो उसके लिए व्हाट वी डिड, वी मेक और ड्राफ्ट बिल कि भाई एग्जैक्टली ये पैसा ये बैंक अकाउंट इसका है, ये पैसा ये बैंक अकाउंट ये है, अगर उसको कुछ हो जाता तो बच्चों की कस्टडी कौन
कौन रखेगा? बच्चे या माइनर किसको जाएंगे? घर में जो असेट्स है, ज्वेलरी है, लाइबिलिटी हो किसको जाएगी? ये 4 गाड़ियां हैं किस पे जाएंगी? एवरीथिंग कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इससे क्या होता है, फैमिली में डिस्प्यूट नहीं होते। इजली आपका जो विल है, आपने पूरी जिंदगी जो मेहनत किया जिसको कमाने में, जिस परिवार को इकट्ठा करने में, उसको आप स्मूथली ट्रांसफर कर पाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ विल, दिस इज कॉल्ड अ एस्टेट प्लानिंग। उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन और बहुत सारे लीगलिटीज हैं, बट मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। जब आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ वो डिस्कस करेंगे तो यू विल गो इनटू ऑल लीगलिटी इन द प्रोसेस। इन द लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाइफ में कुछ और सर्टेन हो या ना हो, टैक्स और टैक्सेस, ये दो चीज सर्टेन है, आनी ही आनी है, और इनका एक समय है जो हर किसी की लाइफ में आएंगे। तो इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, इनको केवल मैनेज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली टैक्स को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल आपकी इनकम है, आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके टैक्सेस हैं, सरकार टैक्स मांगती है। तो आप सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक का बचा सकते हो। कौन से प्रोडक्ट में बचा सकते हो? क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट भर भर के है। ELSS में भी कर सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हो, NSC कर सकते हो, PPF कर सकते हो, EPF कर सकते हो, बैंक FD कर सकते हो, होम लोन कर सकते हो, या आपका NPS या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। बट एग्जैक्टली आपके लिए कौन सा सुटेबल है, ये मैटर ऑफ डिस्कशन है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। 80D में जैसा मैंने कहा, मेडिक्लेम अप टू 25,000 फॉर योरसेल्फ एंड अप टू 50,000 फॉर योर डिपेंडेंट पेरेंट्स। 75,000 रुपए तक का आप रिबेट ले सकते हो। दैट इज अगेन द मैटर ऑफ डिस्कशन। 24B में होम लोन का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, उसको आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। तो आपकी लाइफ में कितना टैक्स आ रहा है, वो कौन कौन से सेक्शन में बचाया जा सकता है, और उस सेक्शन में कौन सा सुटेबल प्रोडक्ट है, इट इज मैटर ऑफ डिस्कशन एंड प्लानिंग। देन इन द लास्ट, जो हमने प्लान बनाया उसको मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि अगर लाइफ में आपने प्लान बनाया और उसको मॉनिटर नहीं किया, इट्स लाइक द एग्जाम। आपने लेकिन एग्जाम ही नहीं दिया तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। तो दिस इज कॉल्ड द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग। क्योंकि समय के साथ क्या होगा, कुछ असेट्स बढ़ जाएंगे, कुछ असेट्स गिर जाएंगे, कुछ असेट्स सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे, कुछ स्लो बढ़ेंगे, कुछ गोल्स आ जाएंगे। ऑलराइट, तो उस आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी, आगे जाके मार्केट की कंडीशन चेंज हो जाएगी, इन्फ्लेशन चेंज होगा, GDP चेंज होगा, इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे, रेगुलेशन चेंज होंगे। उसके हिसाब से आपको हर समय अपने आप को कीप ए क्लोज वॉच ऑन दैट। तो अभी मैं आई वाज डिस्कसिंग विद वन ऑफ द फंड मैनेजर और ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ए म्यूचुअल फंड कंपनी। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि यार क्या प्रॉब्लम क्या है, एक बार म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना दिया, उसमें पैसा डाल दिया, भूल गए, उसमें कुछ करने की जरूरत क्या है? व्हाट ही इज सेइंग कि अगेन नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, यू विल हैव टू कीप ए ट्रैक ऑन दैट। क्योंकि आपके रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं। हो सकता है आज आपने जो कंपनियां जो प्रोडक्ट जो सिक्योरिटीज आपने लिया है, जो प्रॉफिट बना रहे हैं हाजली, हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जाके प्रॉफिट की जगह आपको लॉसेस भी बनाने लगे, बिकॉज द सिनेरियो हैज चेंज, द पॉलिसी हैज चेंज, द प्रोसेस हैज चेंज। तो आपको क्लोज वॉच रखना पड़ेगा और आपको आपके हिसाब से उसको रिबैलेंस करते रहना पड़ेगा। तो यू विल कीप रिबैलेंसिंग, जिससे आपका पोर्टफोलियो मैनेज होता है। और ये पूरा एंटायर फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस है। सबसे जो बॉटम है और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रोटेक्शन, इमरजेंसी का कॉर्पस बनाना, कौन से प्रोडक्ट से बनाना, दैट इज अगेन द डिस्कशन बिटवीन यू एंड। देन आपका कैश इनफ्लो मैनेजमेंट को देखना, कितना आपका इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहे, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी कितना है, फिर आपके पास प्योर इंश्योरेंस यानी कि प्रोटेक्शन है कि नहीं है, फुल्ली सिक्योर्ड है कि नहीं है। देन फिर आपके गोल्स, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है उनकी कॉस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग एसेट एलोकेशन क्या है, आपके रिस्क प्रोफाइलिंग को ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, प्रॉपरली रीबैलेंस हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपने 100 रुपए इक्विटी में लगाया, 100 रुपए डेट में लगाया, इक्विटी बढ़ के 200 हो गया और डेट बढ़ के 110 हो गया, तो आपका एलोकेशन तो चेंज हो गया, बट आपको वो 50-50 रखना था, तो आपको जाके रीबैलेंस करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल फॉलो द प्रोसेस। तो उसको रीबैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है। और इन द लास्ट एस्टेट प्लानिंग। और इस पूरे पैरामीटर में टैक्स प्लानिंग तो हर समय चलेगा आपका, क्योंकि एवरी ईयर यू विल हैव टू प्लान योर टैक्सेस। दिस इज द फ्यू कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, जब हम लोगों से बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पे बैठते हैं सर, उनको लगता है नहीं 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 सर, फाइनेंशियल प्लानिंग तो मतलब उनकी होती है जो रिच लोग हैं, जिनके पास हाई वेल्थ है। बट हम बोलते हैं यार उनको फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता नहीं, उनको वेल्थ मैनेजमेंट की आवश्यकता है, वो ऑलरेडी वेल्थ बना चुके हैं। फाइनेंशियल प्लान की हर उस व्यक्ति को आवश्यकता है जो जिसके पास फाइनेंशियल गोल्स हैं,
वो बच्चे की एजुकेशन हो, चाहे वो छोटे स्कूल का हो या बड़ा स्कूल हो, चाहे वो 10,000 कमाता हो या 10 लाख कमाता हो, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. इवन इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु इज हैविंग लेसर वेल्थ, क्योंकि उसको वेल्थ बनाना पड़ेगा, देन ओनली ही कैन अचीव द गोल. देन इंश्योरेंस प्लानिंग इज द फाइनेंशियल प्लानिंग. उनको लगता है यार ठीक है, मैंने इंश्योरेंस कर लिया, मैंने तो पॉलिसी ले ली, LIC ले लिया, ये ले लिया, हो गया मेरा. इट्स नॉट लाइक दैट. Investment is just one part of planning. Insurance is just one part of planning. It is not overall financial planning. तो इट्स लाइक कि मेरी बॉडी में विटामिन सी कम हुआ तो मैंने जाके विटामिन सी की गोली ले ली, लेकिन पता लगा विटामिन डी भी कम था और विटामिन ई भी था, तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो विटामिन सी खा लिया, अभी तो सही हो गया. बट मुझे देखना पड़ेगा ओवरऑल सारे कंपोनेंट वाइटल्स मेरे फिट हैं कि नहीं. देन द टैक्स प्लानिंग इज फाइनेंशियल प्लानिंग. बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ठीक है, मैं ITR भर लेता हूँ, बहुत है, हर साल मैं टैक्स भर दिया, खत्म हो गया, मुझे क्या करना है. टैक्स प्लानिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. अगेन इट कम्स इन द लास्ट. उससे पहले ऑलरेडी आपको 4-5 स्टेज को कंप्लीट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन मेक एंश्योर कि टैक्स प्लानिंग से इंश्योर नहीं होगा कि आपके बच्चों के गोल्स अचीव होंगे. आई एम यंग टू अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग. बहुत सारे लोगों को लगता है फाइनेंशियल प्लानिंग तो 40-50-60 साल की एज वाले व्यक्तियों के लिए है. एक्चुअली इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ पीपल. 25-30 साल का व्यक्ति अगर फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी लाइफ में करे तो प्रॉब्लम ही नहीं है. इसीलिए तो गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस समझिए और सेबी अपना एजुकेशनल सेमिनार है कि व्हाई इन्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट. ताकि वो व्यक्ति अगर अपनी, क्योंकि आपका क्या ना लाइफ स्पेन फिक्स है, 25-30 साल में ही आपको कमाना है, बचाना है और उसको इन्वेस्ट करना है. उतने ही टाइम में आपका कंपाउंडिंग इंपैक्ट आएगा. आपने 5 साल गलतियां किया, 5 साल एंजॉय किया, 5 साल देखा ही नहीं, तो आपका समय निकल गया. यू कैन नॉट क्रिएट वेल्थ. एक 25 साल का व्यक्ति 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करता है अपनी रिटायरमेंट के लिए, 35 साल है, 15% से पैसा ग्रो होता है, 5 करोड़ रुपए बना लेता है. दूसरा व्यक्ति 45 साल में शुरू करता है और 15,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करता है, 15% से ग्रो होता है, 2 करोड़ रुपए में सिमट जाता है, क्योंकि टाइम नहीं, टाइम इज द मनी. और बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को इन्वेस्टिंग से जोड़ लेते हैं. बोलते ठीक है, मैंने तो 2 SIP शुरू किया है या 2 FD किया है. तो अगेन ये सब कंपोनेंट है, वन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है. इन सबको एक साथ करना फाइनेंशियल, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन. सो दिस इज अ ग्रेट सेइंग बाय ग्रेट स्पीकर, द फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल. अगर आपने अपनी लाइफ में प्लानिंग नहीं किया है तो आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी. And that is important. This is all from my side. This is what we want to convey. So we at FinCard is 100% devoted toward the financial planning. We have the biggest team of the wealth managers, the financial planners, who exactly look at the value, who exactly look at the ERGRE concept. E for emergency, R for risk, G for goal, R for retirement, and E for estate planning. और exactly वही concept के साथ पूरा digital format में हम लोग ये काम करते हैं. तो if you have any sort of query, आपका कोई सवाल है, I'll be happy to answer. Else आपके सारे क्वेश्चन हम लोग पार्क भी कर सकते हैं. Later on we can just text you or can WhatsApp you. Even हमारी जो टीम है, जो फाइनेंशियल प्लानर की टीम है, they will also make you a feedback call, जहाँ पे आप उनसे 1-to-1 सेशन अपने लिए कस्टमाइज करा सकते हैं, 1-to-1 सेशन रख सकते हैं अपने प्रीफर्ड टाइम और एलोकेशन के हिसाब से. और इन डिटेल you can do a detailed discussion, because investing is something that is personal. It is not something that is public. Financial planning will add some sort of value in your life, and you definitely look forward for your financial planning for your life and for your family.